आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अनु और अंकित एक साथ बारात में जाते हैं, जहां अंकित अनु से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन अनु खामोश होकर सब सुनती रहती है और वहां से उठकर चली आती है और फैसला कर लेती है कि मुझे इन सब चक्करों में फिर से नहीं पड़ना है। वैसे ही मम्मी पापा का विश्वास एक बार तोड़ चुकी हूँ मैं। अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, अब आगे। और मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन जब सब बस में हम सब वापस लौट रहे थे, तब मैं आगे बुआ के पास वाली सीट पर बैठी। एक बार भी अंकित को पलट कर नहीं देखा। हालांकि कोमल और उसकी कोशिशें जारी थी, पर मैं भी अड़ी रही और आंखें बंद कर सोने का नाटक करती रही। वैसे भी उस समय मोबाइल तो था नहीं, जो मुझे बार बार टाइम देखने के लिए उसे चेक करना पड़ता। हम रात तक टिहरी पहुंच गए। बस में से उतरते समय कोमल ने मुझे बातों में लगाए रखा। सब लोगों के अंदर आने के बाद अंकित मेरे पास आने लगा। मैं पीछे सरकने लगी, पीछे बस से टिक गई। अंकित मुझसे थोड़ा दूर रहते हुए दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मैंने चेहरा साइड में घुमा लिया। मैं उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करती तो कमज़ोर पड़ जाती। अंकित, क्या हुआ? मुझसे नजरें चुराने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी तरफ देखा। अंकित, देखो, मैंने जो तुमसे कहा वो मेरे अपने जज्बात हैं और तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। हम शायद आज के बाद फिर कभी मिले भी ना, क्योंकि यहाँ हमारा मिलना एक इत्तेफाक था बस। इसीलिए भूल जाना मैंने जो कल कहा, और बस वो लम्हे याद रखना जब मेरे साथ तुम मुस्कुराई थी। बस अब जाओ, वरना कभी जाने नहीं दूंगा। मैं धीरे धीरे उससे मुड़कर देखते हुए अंदर चली गई। अंदर अभी काफ़ी हलचल मची थी। दुल्हन को अंदर लेना, सामान बसों में से उतारना, सोने की जगह तलाशना वगैरह वगैरह। और अब मैं थोड़ा शांति चाहती थी, तो मैंने बुआ से ज़िद की कि मुझे घर जाकर ही सोना है। शायद बुआ की भी इच्छा यही थी, तो वो फ़ौरन मान भी गई। निधि और निक्की भी हमारे साथ ही आ गई। कोमल शायद मुझसे नाराज़ थी, तो वह नहीं आई। हम घर आ गए। दादी हमसे रात को ही शादी के सारे समाचार जान लेना चाहती थी, पर हम इतने थके हुए थे कि बस बिस्तर पर गिरते ही सोने के मूड में थे। लेकिन दादी फिर भी एक दो बात पूछना ही चाहती थी, तो दादाजी ने कहा कि सो लेने दो बच्चों को पहले, इन्हें क्यों परेशान करती हो? दादी, हाँ हाँ सो लेंगे ना, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, पूछ लूँगी बाद में सारी बातें। तब हम जाकर चैन से सोए। फिर अगले दिन मैं 12 बजे सोकर उठी। निक्की, कोमल, निधि तो अभी भी सो रही थी। फिर एक एक करके सब जागते रहे। मेरी नज़रें अंकित को तलाश करने में लगी रही। मुझे उसकी कही हुई बातें याद आती रही। मैंने कोमल और निधि को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हमने नाश्ता किया तो दादी शुरू हो गई बारात की बातें जानने के लिए। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खैर, हमने बहुत सी बातें दादी को बताई। जो लोग घर रुके हुए थे, पापा मम्मी, सब हमारी बातों में इंटरेस्ट लेने लगे। नई भाभी को भी हमारे पास बैठा दिया था। बातें सुनकर सब हंस रही थी, अपनी अपनी राय पेश कर रही थी। भाभी को भी हंसी आ रही थी और सब लोग विनय भैया के टांग खींचने में लगे हुए थे। तो भाभी शर्मा कर अंदर चली गई। 2 दिन बाद रिसेप्शन था, लेकिन मेरा मन अब पहले की तरह खुश नहीं लग रहा था। शायद अंकित की कमी महसूस हो रही थी। वो शायद जा चुका था, लेकिन मुझे इससे क्यों फ़र्क पड़ रहा था? मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं था उससे। जाने दो, चला गया तो उसे तो जाना ही था। मैंने अपने दिमाग से उसे निकाला और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। 2 दिन बाद रिसेप्शन हुआ, लेकिन मुझे बारात का दिन याद आ रहा था। आज सब कुछ कितना फीका फीका सा था। वो बात ही नहीं थी जो बारात में थी। हाँ, शायद सब थक चुके थे ना, लेकिन 2 दिन आराम भी किया है सबने। शायद कुछ लोगों के मिस होने से ऐसा लग रहा था। कोमल, यार आज तो बोर से हो रहे हैं ना? निधि, हाँ यार वो बात नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि बारात के दिन हमने ज़्यादा मज़े किए हैं। निक्की, तुम लोग कैसा सोच रहे हो इसलिए लग रहा है।
यहाँ भी मज़े ही हैं अगर तुम लोग ऐसा बुरा सा मुंह बनाकर नहीं रहोगी तो। कोमल, निक्की तो हमेशा ऐसे ही बात करती है। निधि, बोल तो ये ठीक ही रही है, हम चाहे तो यहाँ भी मज़े कर सकते हैं। मैं, ठीक है फिर तुम लोग जाओ एंजॉय करो, मैं यहाँ बैठी हूँ। कोमल, तू भी चल ना यार, इधर उधर घूम लेते हैं। नहीं यार तुम लोग जाओ, मेरे पैरों में दर्द है। वे तीनों वहाँ से चली गई और मैं बस यही सोचती रही कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है अंकित की बातों का। पर चला गया, मैं भी चली जाऊंगी बस, हम कभी मिलेंगे ही नहीं। रिसेप्शन भी पूरा हुआ और 2 दिन बाद कोमल और निधि भी चले गए। सब मेहमान जाने लगे। कोमल निधि के जाने के बाद तो मेरा मन वहाँ और रुकने का था ही नहीं। 2 दिन बाद हम भी अपने शहर के लिए रवाना हो गए। इस बार सफ़र मुझे बहुत बड़ा बोझ सा लग रहा था। एक वो सफ़र था जिसमें सब साथ थे, और एक ये सफ़र है ये करते नहीं कट रहा है। मैं सो गई और आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने सोते हुए ही बिताया। हम मथुरा अपने घर पहुंच चुके थे। शंकु आंटी गैस सिलेंडर भी वापस ले आई थी। हम सब बहुत थके हुए थे तो लंबे सोने के बाद उठे। अब मेरा मन बिल्कुल बेचैन था। जाते हुए कितनी खुश थी मैं, लेकिन अब मेरा मन उदास क्यों है। मुझे शादी की सभी बातें याद आ रही थी, और सबसे ज़्यादा अंकित की बातें। उन्हें याद करके जहाँ एक तरफ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वहीं दूसरी तरफ अपना अतीत मुझे खाने को दौड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ दिन ऐसे ही असमंजस्य में बीत गए, लेकिन मैंने देखा कि निक्की बड़ी खुश नज़र आ रही है। मैंने उसकी खुशी का राज जानना चाहा तो उसने मुंह फुला लिया, लेकिन निक्की को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा मैंने, तो मुझे कुछ शक सा हो रहा था। फिर एक दिन उसकी बुक टेबल पर रखी हुई थी, मैं वहीं बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही उठाकर देखने लगी। मैंने उसके पन्ने पलटे तो मेरी आंखें खुले रह गई, मुंह भी खुला रह गया। अच्छा जी, तो ये है मैडम की खुशी का राज, मुझे बताया नहीं था मैडम ने, अब देखती हूँ तुझे तो। मुझे उसका राज पता चला तो बड़ी खुशी हुई। अब उसकी टांग खींचने का बहाना जो मिल गया था। एकदम वो आई तो मैंने बुक रख दी, मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने भी मुंह बना दिया। तभी दादी ने मुझे आवाज़ लगाई। दादी को मार्केट जाना था तो हम मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। दादाजी, मेरे लिए भी कुछ चाट पानी ले आना जी। दादी जी, इस उम्र में भी आपको चाट पानी चाहिए? दादाजी, तो और कितना इंतज़ार करूं अब मैं तुम्हारी उम्र का होने के लिए। जब मेरी उम्र इतनी कम है तो अब इतने साल का इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। बस तुम ले आना, खाना तो मुझे ही है ना। दादाजी की बात सुनकर दादी का तो मुंह बन गया, लेकिन मेरी हंसी छूट गई। मम्मी भी किचन से हंसती हुई आ रही थी और निक्की भी हंसने लगी। ऐसा ही होता था दादा दादी के बीच। दादी कुछ बोलती तो दादाजी हमेशा उसका ऑपोजिट ही बोलते थे। दादा दादी के आने से घर में कितनी रौनक है। काश कि हम सब एक साथ रह पाते, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी के कारण हम अलग हो गए। मैं सोच ही रही थी तभी दादी ने चूंटी काटी। पागल लड़की, चलक चलती। हम मार्केट गए तो दादी मुझे ड्रेसेस शोरूम पर ले गई और उन्हें सबसे अच्छे वाला सूट दिखाने को बोली। उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाई तो दादी ने मुझे एक सिलेक्ट करने को कहा। मैंने एक सिलेक्ट कर ली। मैंने दादी से पूछा, किसके लिए है दादी? दादी बोली, किसी के भी काम आ जाएगी। दादी ने मेरी बात को गोल मोल कर दिया। दादी ने उसे पैक कराया और पेमेंट की और हम घर आ गए। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मम्मी ने मुझे खाना बनाने को बोला। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, निक्की को बोलो रोटी बनाने को। मम्मी, तो खुद बोल दे उसे। मैं, मम्मी आप ही बोल दीजिए ना। मम्मी, अरे वो छत पर है तो खुद बुला कर ले आ। मैं, जी ठीक है जाती हूँ। मैं छत पर गई तो मैडम हवा में अपने बालों को लहराते हुए गुनगुना रही थी। मैंने उससे नीचे आकर रोटी बनाने को कहा तो नाक मुंह बनाने लगी। निक्की, मैं नहीं बना रही हूँ, जाकर खुद बना। मैं, नहीं बनाएगी? निक्की, नहीं बनाऊंगी। मैं, पक्का? निक्की, हाँ पक्का। मैं, सबको बताऊंगी अब ना छुपाऊंगी, तूने किया है बेटा प्यार, ओए कपिल तेरा आशिक। मैं मस्ती में गाती हुई नीचे जा रही थी तो पीछे से आवाज़ आती है, यार अनु तूने किसका नाम लिया है गाने में? मैं, जिसका तूने सुना है निक्की। निक्की आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली,
अनु दीदी रोटी कह रही थी तुम बनाने को, चलो मैं बनाती हूँ। आप कहो तो सबसे भी बना दूंगी। उसके मुंह से आज खुद को दीदी सुनकर मुझे जोर की हंसी छूट गई। मैंने कहा, दीदी? निक्की, हाँ तुम मेरी दीदी तो हो। मैं आपको सब कहा मानूंगी, बस घर में मत बताना किसी को। ठीक है बच्चा। मैंने उसे चिढ़ाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा तो वो नीचे चली गई। कपिल का नाम सुनते ही वो सब समझ चुकी थी और डर भी गई थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राज में और खाज में अलग ही मज़ा है। किसी का राज पता हो और उसे ये पता हो कि हम उसके राजदार हैं, तो उससे कुछ भी कराया जा सकता है। उस दिन के बाद से मैं निकी के बॉस बन गई थी और जो मन आता उसे ब्लैकमेल करके करवाती। एक दिन हम सब बैठे हुए थे, पापा की भी ऑफिस की छुट्टी थी। दादाजी, बच्चों बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। दादी जी, हाँ आज तो कुछ खेल खेलते हैं। मम्मी, तो हो जाए अंताक्षरी। पापा, नहीं नहीं अंताक्षरी नहीं, कुछ और। मैंने दादा दादी की तरफ आंख मारी और निक्की की तरफ इशारा किया। हम निक्की से मिमिक्री करवाने वाले थे क्योंकि वो बड़ी अच्छी मिमिक्री करती थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा, दादाजी दादी जी, आपको पता है कि हमारे बत्तख कपिल देव की बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। दादा दादी, हैं? ऐसा क्या? तब तो शुरू हो जा बेटा और हमारा मनोरंजन कर। एक तो मैंने बत्तख बोल दिया, साथ में कपिल को भी जोड़ दिया, तो निकी का गुस्सा और डर एक साथ मिलकर बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे थे। उसे मजबूरन उठकर मिमिक्री करनी ही पड़ी, लेकिन सबको मज़ा नहीं आया, तो सबने वंस मोर बोलना शुरू कर दिया। निक्की बोली, तो आप लोग ही बताएं क्या करूं? मैं, बत्तख की चाल चल कर दिखा। निक्की, नहीं दादाजी। बेटा कर देना, मेरा प्यारा बच्चा है ना तू। निक्की, ठीक है दादाजी, आपकी और दादी के लिए करती हूँ। निक्की के करने से पहले ही मैंने गाना चला दिया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। आप यकीन मानिए, निकी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि सब हंसते हंसते पागल हो गई। निकी खुद हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी और पापा तो हंसते हंसते सोफे से नीचे ही गिर पड़े। दादा दादी की वो हंसी, सच में लिखते हुए मुझे आज भी बहुत हंसी आ रही है। क्या खूब नज़ारा था उस दिन हमारे घर का। मैंने इतने टाइम बाद सबको हंसते हुए देखा तो मेरी आंखें छलक आई। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी कि हमारे घर में ये खुशी बरकरार रखना भगवान जी। उस दिन का दिन हंसी खुशी गुजर गया। रात में जब हम सोए तो मेरे सपने में अंकित आया। हम एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। वो मुझसे वही सवाल पूछ रहा था जो शादी में पूछ रहा था, तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और वो पहाड़ी से नीचे कूद गया। मेरी चीख निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। निकी की भी आँख खुल गई। उसने पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बुरा, बहुत बुरा, मैंने उसे कहा तो कहने लगी, भगवान का नाम लेकर सो जा। और वो सो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे अंकित की फिक्र होने लगी। मन किया उससे बात करूं, लेकिन फिर मन को समझा लिया। उस रात के बाद से मुझे कोई सपना ही नहीं आया, लेकिन अंकित हर रोज़ याद आने लगा था। मेरा मन उसके सवालों में उलझा हुआ था। कैसी कश्मकश में थी मैं, कैसी उलझन थी, ये कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन पापा हम सबको डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए, जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और सॉफ्ट म्यूज़िक भी चल रहा था। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं,
ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गाने की लाइंस वाला ही तो हाल मेरा भी था। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। शायद मुझे भी अंकित से प्यार नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन ही नहीं करना है किसी पर भी। मैंने अपने दिमाग से सब निकाल दिया और डिनर करने लगी। अगले दिन करीब दोपहर के 1 बजे मैं छत पर थी, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था। मैं इधर से उधर टहल रही थी, लेकिन मेरे कदम उस वक्त ठहर गए जब मैंने सड़क पर गाड़ी से अंकित और उसके मम्मी पापा को उतरते हुए देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आंखें फटी रह गई मेरी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कहीं ये सपना तो नहीं। मैंने अपनी आंखें मसलना शुरू कर दी। खुद के चूंटे काटे तो एहसास हुआ कि ये तो हकीकत है। अब वो लोग घर की तरफ आते हुए दिख रहे थे। मेरा दिल बस में नहीं था, जोरों से धड़क रहा था। मैंने नीचे आना चाहा, लेकिन मेरे कदम ऊपर ही ठहर गए। अंकित यहाँ कैसे? मैं ऊपर ही बैठ गई, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, मैं एकदम से नीचे आ गई। नीचे आकर देखा तो बुआ फूफा जी, कोमल और निधि अपने मामा मामी यानी मेरे बुआ फूफा जी के साथ पहुंच चुके थे। अब तो मैं बिल्कुल हैरान थी कि ये सब एक साथ कैसे। फिर मैंने सोचा शायद दादा दादी यहाँ हैं, इसीलिए सब एक साथ उन्हीं से मिलने आए हों। मुझे देखते ही कोमल और निधि मुझसे लिपट पड़ी। हम बहुत खुश हुए। मैंने उसके मम्मी पापा को नमस्ते किया, पर अंकित की ओर देखने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसीलिए उसकी तरफ मैंने जानबूझकर नहीं देखा। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। निक्की मम्मी के साथ किचन में चाय बनाने चली गई और दादी मुझे ऊपर ले गई और बोली 5 मिनट में ये ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे आ जा। ये तो वही ड्रेस थी, ए शेप अंगरखा, जो दादी खरीद कर लाई थी। मतलब सभी बड़े लोग शामिल थे इस खेल में। मैं उल्टी सीधी तैयार होकर नीचे आ गई। ड्राइंग रूम से सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं किचन में गई, चाय भी बन गई थी। कोमल भी किचन में आ गई और मुझे उस ड्रेस में देखकर तारीफें कम टांग ज़्यादा खींच रही थी। उसने सर्व करने के लिए जल्दी से नाश्ते वाली ट्रे उठा ली, तो मुझे चाय वाली उठानी पड़ी। वो लेकर जब हम पहुंचे तो मुझे देखकर अंकित के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई, जो बढ़ते बढ़ते धीमी हंसी में बदल गई। और तो और कोमल भी उसे देखकर हंसे जा रही थी। मैं मन में सोच रही थी, यार ये दोनों पागल क्यों हो रहे हैं। चाय रखकर मैं कमरे से बाहर ही आ रही थी कि मेरी माताश्री की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऐसा करती हूँ भाभी जी, मैं इसके पापा को कह देती हूँ कल ऑफिस से छुट्टी ले लें। आप लोग मिलकर पंडित जी के पास चले जाना। हे भगवान, अब समझ आया सारा माजरा। तभी कोमल पीछे से आकर मेरे गले से झूम गई। क्यों बहना, कैसा लगा सरप्राइज? आया मज़ा? मैं धीरे से हाथ छुड़ाकर बाहर आ गई। मुझे थोड़ा एकांत चाहिए था, तो फिर से ऊपर छत पर आ गई मैं मन में। यार ये क्या नया ड्रामा है, ये तो घर पर ही आ गया। अब क्या बहाना बनाऊं? पर बहाना बनाना ही क्यों है, ये तो अरेंज मैरिज है। वैसे भी किसी ना किसी से तो करनी ही पड़ेगी। अरे यार, ये मेरे पैर इतने क्यों काँप रहे हैं? शायद सबके साथ होता होगा ऐसा, पर इसे कहीं उस राजा के बारे में पता चला तो हो सकता है शादी से मना ही कर दे। पर इतनी बड़ी बात छिपा भी नहीं सकती। बता देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। बताना तो अभी ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शादी के बाद बताया तो फिर उससे नाराज़ होकर शादी तोड़ दी तो। अभी मेरे दिमाग में यही द्वंद्व चल रहा था कि तभी मेरे पीछे से गाने की आवाज़ आई। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो अंकित और कोमल खड़े हंस रहे थे। कोमल उसे घर दिखाने के बहाने छत पर ले आई थी। अंकित, सच में आप चाय लेकर आए तब बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जैसे मैं लड़की देखने आया हूँ और लड़की ट्रे में चाय ला रही है। कोमल, अरे तो लड़की ही तो देखने आए हैं आप। अंकित, जी नहीं, लड़की तो मेरे दिल में ही है। मैं तो उसकी मम्मी को देखने आया हूँ। नहीं नहीं, देखने नहीं, दिखने आया हूँ। कोमल, अच्छा आप लोग बातें कर लो, मैं नीचे जा रही हूँ। मैं, अरे रुक तो। मैं उसे रोकने लगी तो अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और आसपास देखते हुए कहा,
हम छत पर हैं, कोई देख लेगा। अंकित, अच्छा, किसी के देखने से ही प्रॉब्लम है ना, हाथ पकड़ने से तो नहीं है ना। उसके स्पर्श से जाने कैसी कंपन सी हो रही थी। मैंने हाथ खींचा और थोड़ा टूट जाकर खड़ी हो गई। अंकित, देखो, अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। शादी का आइडिया इन बड़े लोगों का ही है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरा तो इरादा अभी 2-3 साल अफेयर चलाने का था। छिप छिप कर मैं मथुरा आता, तुम मुझसे मिलने घर पर बहाने बनाकर आती, टेलीफोन को घूरते हुए मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती, हमारे बारे में थोड़ी गॉसिप्स बनती, फिर कभी घर वाले हमें रंगे हाथ पकड़ लेते, फिर सज़ा के तौर पर हमें कटजोर से बांध देते। पर मेरे तो सारे हसीन सपने इन घर वालों ने तोड़ दिए, सीधा शादी कराने ले आए। इतना बड़ा जुल्म कर दिया मुझ पे। मैं, अभी शादी कहाँ हुई है अंकित? थैंक गॉड, तुम बोले तो सही। शादी का क्या है, हो ही जाएगी। मैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है अंकित। ओएमजी, वैसे तो इतना शर्मीली हूँ और इतनी जल्दी कहने को तैयार भी हो गई। वो 3 मैजिकल वर्ड्स, जल्दी बोलो यार, कब से इंतज़ार में हूँ, सुनने को कान तरस रहे हैं मेरे। मैं, अरे शट अप, कभी तो सीरियस हुआ करो अंकित। अच्छा बोलो। मैं, देखो, मुझे लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। आई मीन, अभी तुम, मतलब अभी हम एक दूसरे को ठीक से नहीं, मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। मेरा मतलब है कि अंकित, अच्छा तो यूं कहो ना, पूछो ना, क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगा। मैं, अरे तुम समझ नहीं रहे हो। मैं मतलब मुझे, अंकित, किसी और से प्यार करती हो? मैं, एकदम जल्दी से, नहीं बिल्कुल नहीं। वो हंस पड़ा। अरे फिर धीरे धीरे हो जाएगी जान पहचान भी, इतनी जल्दी क्या है डियर। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही नीचे से कोमल बुलाने आ गई। मेरे मन की बात मन में ही रह गई। शाम को बुआ का घूमने का प्रोग्राम बन गया, तो हम सभी लोग घूमने निकल गए। सोचा तो था मैंने कि मौका मिलेगा तब तो मैं उसे ज़रूर बता दूंगी, पर वहाँ मौका ही नहीं मिला। मैंने ग्रे रंग का कुर्ता पहना था और संयोग से अंकित ने भी उसी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। काफ़ी स्मार्ट लग रहा था वो, हट्टा कट्टा गबरू जवान। मुझे भी वो देखता ही रह गया। बस कोमल को तो मौका मिल गया हमें छेड़ने का। कोमल, क्या बात है, छत पर यही डिसाइड कर रहे थे क्या दोनों मिलकर? क्या प्यार है भाई, मानना पड़ेगा। इसीलिए मैडम ग्रे कलर के पीछे पड़ी थी। मुझे हंसी के साथ शर्म भी आ रही थी। अंकित भी बस मुस्कुरा रहा था और सबकी नज़र बचाकर मुझे देख भी रहा था। कोमल, वैसे तुम दोनों मुझे थैंक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि मासी को ये आइडिया मैंने ही दिया था। निधि, जी नहीं, मामी को मैंने ही सजेस्ट किया था। अंकित, अच्छा, तो तुम दोनों ने तोड़े हैं मेरे सपने, कहते हुए उसने मेरी ओर देखा और हम दोनों हंस पड़े। कोमल, अच्छा, तो अब मुझे सीक्रेट छिपाए भी जा रहे हैं, कौन कौन से सपने तोड़े हैं हमने बाय द वे। अंकित ने उसे बताया कि वो तो छिप छिप कर प्यार करना चाह रहा था, पर घर वालों ने शादी की प्लानिंग कर ली। हम सब हंस रहे थे। मैं एकटक अंकित को हंसता हुआ देखने लगी। उसकी हंसी इतनी निश्चल और मासूमियत से भरी हुई थी कि लग रहा था बस देखती रहूं उसे। तभी निधि ने मुझे ऐसे देखता पाकर गला खंखारा, तब मुझे होश आया। फिर तो हम जितनी देर घूमते रहे, अंकित मुझे देखते ही चिढ़ाने के अंदाज में हाथ बांधकर मुस्कुरा कर देखने लगता। जब हम वापस घर लौटने लगे तो उसने मौका पाकर मुझसे धीरे से कहा, कल शाम को हम जा रहे हैं, आज रात छत पर आ जाना एक बार। मैं, पता नहीं, सब घर पर ही होंगे, मैं नहीं आ पाऊंगी। अंकित, चलो तुम्हारी इच्छा, देख लेना आ सको तो। हम वापस आ गए। मुझे बस बार बार यही ख्याल आ रहा था, मेरठ वाली बात कैसे बताऊं उसे। धोखे में मैं उसे रखना नहीं चाहती और फ़ोन पर ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर क्या करूं? ऐसा करती हूँ, छत पर ही किसी तरह बता दूंगी उसे। किसी तरह मैं छत पर चली गई। मुझे देखकर अंकित भी ऊपर आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, कैसे बताऊं। मैं बोलने ही वाली थी कि अंकित ने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ ये सब अचानक बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले सकती हो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ये वादा रहा मेरा तुमसे। मैं उसे एकटक देख रही थी। मैं जो बोलना चाहती थी वो सब मेरे दिमाग से ही निकल गया।
उसकी बातें मुझे उसकी ओर ले जा रही थी। किसी भी लड़के को इस पल का इंतज़ार रहता है। मैं कैसी अभागन हूँ कि ये पल एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। मैं एकदम खामोश थी। उसने मुझे बड़े प्यार से पुकारा तो मेरी तंद्रा टूटी और फिर उसने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूँगा, और कहते हुए नीचे चला गया। फिर मैं भी नीचे आई तो खाना वाना चला और फिर सब बातें करते करते सो गए। कोमल ने सुबह उठकर मेरी आंखें देखी जो रात भर जागते हुए लाल हो गई थी। कोमल, क्या हुआ तेरी आंखों में? लाल क्यों हो रही है? रात को सो नहीं पाई क्या? मैं, यार कुछ नहीं, बस वो ये सब इतना जल्दी हो रहा है तो नींद नहीं आई। कोमल, यार अनु, इस पल को खूब एंजॉय कर, फिर लौट कर नहीं आने वाले ये पल। कोमल कहते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन मैं अंकित को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। कैसे भी करके मुझे बताना होगा, नहीं तो शादी के बाद बात ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं पापा मम्मी को और दुखी नहीं करना चाहती, मैं उसे सब बता कर रहूँगी, लेकिन कैसे क्या करूँ मैं सोच ही रही थी कि तभी बुआ बोल पड़ी कि आज तुम बच्चे लोग सब घूमने जाओगे। थैंक गॉड, बात बन गई, मन में सोचा। लेकिन बुआ मम्मी पापा जाने देंगे? हाँ, मैंने सब बात कर ली है, तुम लोग तैयारी करो। उस दिन सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। काली घटाओं का साथ धीमी हवाएं पूरा दिल से दे रही थी। मैं अपने दिमाग में पूरे रूपरेखा तैयार कर चुकी थी कि मुझे कैसे अंकित को वो सब बताना है और उससे शादी से मना करने पर कैसे खुद को कंट्रोल करना है। मैं कपड़े ढूंढ रही थी कौन से पहनूं, तभी निधि आ गई। खुद का एक सुंदर सा कुर्ता निकाल कर दिया। निधि, ये ले पहन, बहुत बढ़िया लगेगा तुझ पे। मैं, अरे रहन दे, ये ट्यूनिक पहन लेती हूँ। पर वो नहीं मानी। मैंने जब वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहना तो वाकई वो मुझ पर अच्छा लग रहा था। निधि ने उसके मैचिंग का ब्रेसलेट भी मुझे पहना दिया और हल्की सी लिपस्टिक भी लगा दी। अंकित बाहर जा चुका था। हम भी जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकले, मम्मी मुझे गौर से देखने लगी। मम्मी, जाओ ध्यान से जाना और जल्दी ही आ जाना। हमने बोल दिया ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, उन्हें सब पता चल जाता है, जाने कैसे। हमने बोल भी दिया, तब भी वो हमारे पीछे बाहर तक आई और मम्मी मुझसे धीरे से बोली, ध्यान रख लेना, अगर उस लड़के को तेरे कारनामों का पता चला ना तो रोती रहेगी ज़िंदगी भर। मैं तो अवाक होकर उनकी शक्ल देखने लग गई। उन्होंने आगे कहा, जितना कम बोलेगी ना वहाँ उतना ही सही होगा तेरे लिए। मेरे मुंह से निकला, और जब मेरे मेरठ ना जाने के बारे में पूछेंगे तब तो पता चलेगा ना। मम्मी, ऐसा है तूने बहुत चला ली अपने मन की, अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो फिर देखना। अंकित गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसे भी कहाँ समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो यही सोच रहा था कि माँ बेटी की बातें हो रही हैं। तभी कोमल और निधि निक्की सब बैठ चुके थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैं मम्मी को देखते हुए पीछे बैठ रही थी। तभी तीनों बोली, मैडम आगे बैठना है तुझे। मैं झेपती हुई आगे बैठ गई। निधि, क्या कह रही थी आंटी जी? शक्ल तो बड़ी डेंजरस बनाई हुई थी उन्होंने। मैं, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मम्मियों वाले इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मैंने अंकित की तरफ देखा तो बड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही गाड़ी में ठंडी हवा लगी वैसे ही मन मस्त हो गया। मम्मी की डांट भी भूल गई। उसके साथ गाड़ी में बैठकर बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। ऊपर से निधि और कोमल ने टांग खींचने का कार्यभार संभाला हुआ था। गाड़ी में डिसाइड हो चुका था कहाँ जाना है। हम कुसुम सरोवर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर होश उड़ गए। मौसम इतना सुहाना था, लग रहा था जैसे गर फिरदौस बस रूपे ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, अर्थात धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। भले ही ये पंक्तियाँ कश्मीर के लिए कही गई हों, लेकिन यह दृश्य भी स्वर्ग से कम नहीं था। वृंदावन तो मम्मी पापा के साथ हम गए थे, लेकिन कुसुम सरोवर में पहली बार आई थी। बात अपडेट की थी तो यह शब्द सोचते ही मेरे दिल में धुकधुकी सी होने लगी, जिसका असर मेरे चेहरे पर शर्म के रूप में दिखने लगा। फिर एकदम मुझे याद आया कि मैं तो आज इसे सब बताने वाली हूँ, फिर आज की डेट ये हमेशा याद रखेगा। तभी मम्मी की बात याद आ गई, कोमल यार चलो अब आगे भी चलो या यहीं खड़े होकर सब सोचते रहोगे? ऐसा करते हैं, हम तीनों उस तरफ जा रहे हैं, तुम दोनों इस तरफ जाओ, ठीक है ना? हम तीनों 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक तुम दोनों इधर उधर घूम लो, हम तुमसे अलग ही रहेंगे।
मेरा मन तो नहीं था उनसे अलग होने का, लेकिन मुझे आज टाइम, प्राइवेसी और गट्स सबकी ज़रूरत थी, तो बस मैंने भी गर्दन हिला दी। ऐसा कहकर तीनों चल दी, रह गए हम दोनों। अंकित ने कहा, चलो अनु। मैं भी चल दी। हम नीचे उतरने लगे। नीचे खूबसूरत कुंड था। हवा चलने से हल्की ठंड भी लगने लगी थी। नीचे कुंड में कुछ लोग स्नान कर रहे थे। अंकित ने वहीं ऊपर बैठने को कहा। हम दोनों थोड़ा दूर दूर बैठ गए। अंकित, जगह काफ़ी खूबसूरत है ना ये? हाँ, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ यहाँ। वृंदावन तो हम लोग कई बार जा चुके हैं। गोवर्धन हिल भी गई हूँ, राधा कुंड भी, लेकिन इस तरफ कभी आना ही नहीं हुआ। सुना तो बहुत है इस जगह के बारे में। ये जगह राधा कृष्ण जी के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। आने का मन तो कई बार हुआ, लेकिन ये जगह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तो मैं बार बार आना चाहूँगी। अंकित, वाओ, तुम इतना सारा बोल भी लेती हो। मैंने तो पहली बार सुना है। आप किसी को बोलने ही नहीं देते तो कैसे बोलूँगी? अंकित दोनों हाथ बांधकर बैठ गया। ठीक है, आज सिर्फ तुम बोलना, मैं सिर्फ सुनूंगा, और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। हाँ, मुझे कुछ बताना था, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। अंकित, ओह, इसीलिए आई हो? मैं तो इस गलतफहमी में था कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही बारिश की तेज़ बूंदें आनी शुरू हो गई। हम दोनों एक छतरी के नीचे खड़े हो गए। वहाँ तक पहुँचते हुए भी थोड़ा सा भीग गए थे। अंकित ने छतरी के नीचे तक भागते समय मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। जब हम दोनों थोड़ी देर खड़े रहने के बाद रिलैक्स हुए, तब मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया। मैंने पहले उसके हाथ को, फिर उसको देखा। उसने एकदम से हाथ हटा लिया। अंकित, सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं। अंकित, अच्छा, तो फिर रख सकता हूँ। अच्छा बाबा, खोल कर मत देखो, मजाक कर रहा था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी मम्मी को मैं कैसा लगा? उन्हें छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ, आप सीए के स्टूडेंट, फिर एक सिंपल बीए पास लड़की में आपने क्या देख लिया? अंकित, अरे मैडम, शादी के लिए तो लड़की ही चाहिए होती है ना, बिल्डिंग थोड़े बनवानी है जो इंजीनियर चाहिए होगी। यार, किसी बात को तो सीधा जवाब दे दिया करो कभी। अंकित, यार, ओहो, चलो यारी दोस्ती तक तो पहुँचे हम, वरना तुम्हारा मौन देखकर तो लग रहा था पता नहीं तुम्हें मैं पसंद भी हूँ या नहीं। ऐसा नहीं है, आप हमारे घर में सबको पसंद हो। अंकित, और तुम्हें? मुझे आपको कुछ बताना है। इसे सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो आप बेशक शादी से मना कर देना। पर मैं आगे के बाद तेज़ बारिश के शोर में दब कर रह गई। बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी कि पैरों में से झरना बहने लगा था। ऊपर से एकदम धुआंधार बारिश हो रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े ठंड से कांपने लगी थी। अंकित, तुम्हें तो ठंड लग रही है, चलो नीचे मंदिर में चलते हैं। अंकित मुझे संभाल कर नीचे ले गया। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था कि कहीं नीचे उतरते समय पैर ना फिसल जाए। हम मंदिर में पहुंच गए। मंदिर वैसे तो चारों तरफ से खुला हुआ था, पर ऊपर से पानी नहीं आ रहा था। हम दोनों एक कोने में बैठ गए। अंकित ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ रखा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और हम दोनों की ही पलकें झपकना बंद हो गई। ना जाने क्यों मैं उसमें खो गई। लग रहा था जैसे इस दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं हूँ। लगा जैसे कोई मुझमें से मुझे बाहर खींच रहा है। फिल्मों में जो दिल के चोरी होने के डायलॉग होते हैं, वो स्थिति यथार्थ में ऐसी ही होती होगी। जो गाने होते हैं वो इसीलिए ही बनाए जाते होंगे। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चालू हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ये अब मुझे समझ में आया, तो क्या सच में मुझे प्यार हो रहा था? पर यह फीलिंग राज के साथ तो कभी नहीं आई। उफ, ये राजा फिर से क्यों आ गया मेरे ख्यालों में? मुझे नहीं याद करना है उसे, बस मैं और अंकित हम दोनों ही हों।
और कोई ना हो पास। बारिश की ठंड, आंखों में प्यार, हाथों में उसके हाथों की गर्माहट। लग रहा था काश वक्त यहीं ठहर जाए। कितना प्यारा समा था। फिर जब मुझे होश आया तो शर्माकर मैंने आंखें बंद कर ली। हाथ छुड़ाने की असफल कोशिश की, पर मन से चाहती थी कि ये हाथ हमेशा इन्हीं हाथों में रहे। अब बारिश रुक गई थी। हम भी वहां से उठकर राधा कृष्ण जी के सामने आ गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर हम दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर में कोमल निधि निक्की ऊपर से आती हुई दिखाई दी। वो बाहर से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ पैक करवा कर लाई थी। हमने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर कचौड़ियाँ खाई। हाथ बातें भी साथ में चल रही थी। अचानक अंकित ने मुझसे पूछा, तुम कुछ कहने वाली थी ना मुझसे, कहो ना। मैं, अबे यार भूल ही गई ना। नहीं तो मैं तो नहीं, नहीं कुछ नहीं। कोमल, अच्छा हमारे सामने नहीं कहना चाह रही होगी निधि। अरे पर 1 घंटे में तुमने बात भी पूरी नहीं की क्या। अंकित, रह जाती है कोई बात अधूरी। हर बार शायद इसी को कहते हैं प्यार। कोमल, ओहो प्यार का चक्कर है बेटा, वो तो हमने मामी मासी और मम्मी को इन्वॉल्व करके शादी तक बात पहुंचा दी, नहीं तो प्यार की शायरियाँ पढ़ते रहते ताउम्र। निधि, हाँ और शायद लैला मजनू भी बन सकते थे। और सब हंसने लगे। निक्की, अब चलें घर, क्योंकि मम्मी जल्दी आने को कह रही थी। वैसे ये दोनों भी पूरे भीग चुके हैं। कोमल, हाँ तो बस अब जल्दी चलो। वैसे भी आंटी जी के सख्त इंस्ट्रक्शंस थे। हम सब घर पहुंच गए। हम दोनों बिल्कुल भीगे हुए थे। वे तीनों सीखी हुई थी। हम एक साथ ड्राइंग रूम में घुसे तो मेरी तो जान ही निकल गई। सामने मम्मी और पापा, अंकित के मम्मी पापा सब बैठे थे। ड्राइंग रूम में उन सबको बैठे देखकर मन घबरा गया। फिर तभी अपने गीले कपड़ों पर ध्यान गया तो मानो जान ही निकल गई हो। मम्मी, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, किस जगह गए थे। निधि, आंटी जी हम कुसुम सरोवर गए थे। निधि ने मेरी तरफ देखा। तू चेंज कर ले, कपड़े गीले हैं, तू जा। मम्मी, तू क्यों नहीं भीगी, ये इतना कैसे भीग गए। फिर मम्मी की नज़र अंकित पर पड़ी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ बैठे पंडित जी बोल पड़े। पंडित जी, देखिए रोके के लिए तो परसों एक अच्छा मुहूर्त निकल रहा है, बाकी शादी के अभी हम निकाल रहे हैं। अंकित के पापा, पंडित जी अभी बच्चों के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, अगले महीने के लास्ट में, उसके बाद का ही देखिएगा। क्यों जी। मेरे पापा, हाँ जी बिल्कुल, ये भी फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से, हमें भी तैयारियों में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दादाजी, भाई वाह, बस मुहूर्त जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। मैं मन में, अरे बाप रे, ये लोग तो आज शाम जाने वाले थे, अब पंडित जी ने परसों का मुहूर्त निकाल दिया। ये तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है फंसाने की। मैंने अंकित की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव नजर आया। हम लोग अंदर आ गए। मैं कोमल के साथ कपड़े चेंज करने ऊपर चली गई। जब चेंज करके नीचे आई तब तक सब खाना खाने बैठे हुए थे। अंकित को पापा ने अपने साथ बैठाया हुआ था और उससे बातें कर रहे थे। शायद अपने होने वाले जमाई राजा को परखने में लगे थे। मैं परोसकारी कर रही थी, या यूं कहें कि अंकित के समीप बने रहना चाहती थी। बीच बीच में अंकित पापा की नज़र बचाकर मेरी ओर देख लेता तो मैं जैसे निहाल ही हो जाती। हमारी ये आँख में चोली मेरी मम्मी की नज़रों से छिप ही ना सकी। मम्मी, अनु तू अंदर जा बेटा, प्यार से बोलकर आंखों से मुझे घूरकर अंदर आने का इशारा किया उन्होंने। अब मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ जो उनकी निगाहों के तेज को सहन कर सकूं। इसीलिए मैं सीधी सादी बच्ची बेचारे अंदर कमरे में चली आई। मम्मी, शर्म नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी। वहाँ सास ससुर के सामने ये पजामा और तिरछी सी टी शर्ट पहनकर घूम रही है। मैं, अभी बने नहीं हैं सास ससुर। मम्मी, चल अब ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, खाना वगैरह खा ले फिर बाज़ार चलना है। मैं, क्यों। मम्मी, अभी पंडित जी ने बताया तो परसों रोका है तुम्हारा। मैं, रोका मतलब। मम्मी, कच्चा दस्तूर, उसी में पहनने के लिए साड़ी ले आएंगे और भी लेने देने के सामान लेने हैं। सब चल रहे हैं हम, इसीलिए कुछ ढंग का तो पहन ले। मैं, और साड़ी किसे पहननी है। मम्मी, तुझे पहननी है और किसे पहननी है। ये लबूदरे मम्मी को पजामा टी शर्ट के लिए यही शब्द काम में लेती हैं। पहनकर खड़ी होगी क्या वहाँ। तभी बुआ अंदर आ गई। बुआ,
भाभी आ जाओ, खाना खा लेती हैं। अनु तू भी आ जा, सब बैठ रहे हैं। कोमल बुला रही है तुझे बाहर। मैं, वो देखो ना, मम्मी साड़ी पहनने को कह रही हैं। मैं नहीं ला रही कोई साड़ी वाड़ी। बुआ, हाँ तो साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है, अभी शादी में मैंने खरीदी है ना, बस उसमें से ही पहन ले। मम्मी, हाँ ये भी ठीक है, नई साड़ी के साथ ब्लाउज फॉल पीको इतनी जल्दी भी हो नहीं पाएगा। बुआ, हाँ वही तो, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर देख लेना आप कौन सी साड़ी सही रहेगी। मेरी तो बात ही हवा में उड़ा दी दोनों ने। अरे यार, छोटे से फंक्शन में साड़ी कौन पहनता है, मुझे नहीं पहननी है भाई। पर दोनों बाहर चली गई, मुझे भी जाना ही पड़ा। हम खाना खाने बैठे, जहाँ मैं बैठी थी उसके ठीक सामने कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखी थी। खाना खाते खाते एकदम मेरा ध्यान उसके आईने पर गया तो मेरा मुंह का कोर गले में अटक गया। अंकित ऐसे एंगल पर बैठा था कि बेड पर बैठे हुए उस आईने में से मैं उसे साफ दिखाई दे रही थी और वो भी मुझे दिख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उससे मिली वो हंसने लगा। हे भगवान, ये लड़का कहाँ कहाँ से लाता है ऐसे आइडिया। खाना खाने के बाद वो मुझसे अकेले मिलने के बहाने ढूंढ रहा था। मैं पानी पी रही थी तो धीरे से मेरे कान के पास बोलता हुआ निकल गया, मैं छत पर जा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आ जाओ ना। उफ, उसके धीमे शब्दों को सुनकर ही जाने कैसी गुदगुदी सी होने लगी। मैं भी ऊपर जाने का मौका तलाशने लगी। कुछ देर बाद मैं ऊपर थी, वो डोली पर हाथ रखकर खड़ा था। मैं भी उससे थोड़ी दूर जाकर उसी की पोजीशन में खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा और बड़ा खुश हो गया। मैं, इतनी हंसी क्यों आ रही है? वो बस खुशी हो रही है ये सोचकर कि कल तक जो इतनी दूर भाग रही थी, आज वो एक बार बुलाने पर ही चली आई। सच में प्यार बहुत ही शानदार चीज़ होती है, सबको एक बार करके ही देखना चाहिए। मैं, ओ हेलो, किसी और होश में ना रहिएगा, मैं सिर्फ इसीलिए आई कि पता नहीं शायद तुम्हें कुछ काम हो। वैसे बुलाया क्यों है? वो यूं ही, बस तुम्हें देखने का मन किया। मैं, अच्छा देखने का? अभी 1 घंटा साथ में भीग कर आ रहे हैं हम। वो, साथ में भीग कर? वाह यार, सुनने में कितना अच्छा सा लग रहा है। मैं, जी आपकी चिट चैट हो गई हो तो मैं जाऊँ अब। वो, अरे रुको ना यार, मुझे ठीक से देख तो लेने दो, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। मैं, हाँ हाँ अच्छे से देखो, परसों भी देखना जब साड़ी पहनाकर आपके साथ खड़ा कर देंगे नमूना बनाकर। वो, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है साड़ी से या मेरे साथ खड़े होने से? मैं, थोड़ा सोचते हुए, पता नहीं यार, पर आपको नहीं लग रहा ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? अभी तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, और शादी वो भी इतनी जल्दी। वो, सच कहूँ तो जब मैंने नीचे पापा और पंडित जी की बात सुनी तो मुझे भी डर सा लगा कि इतनी जल्दी शादी, अभी तो एग्ज़ाम है, फिर प्लेसमेंट की चिंता, तो शादी का डिसीज़न जल्दी नहीं हो रहा। पर जब तुम्हें देख रहा था तो समझ में आ गया कि बॉस अगर तुम्हें अभी छोड़ दिया तो कोई और ना नंबर लगा ले, कभी मैं हाथ मलती ही रह जाऊं, इसीलिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। मैं, आपको हर बात पर मजाक सोचता है ना? चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ, और सुनो, आप थोड़ी देर बाद आना, वरना सबको लगेगा कि हम दोनों छत पर साथ थे। वो, सबका नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी को तो लग ही जाएगा, उनकी पूरी नज़र है हम दोनों पर। मुझे हंसी आ गई, मैं उसे वहीं छोड़कर नीचे आ गई। नीचे आकर देखा तो मेरी जैसे जान ही निकल गई। नीचे माहौल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। पापा मम्मी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिख रही थी। दोनों बहुत टेंशन में थे, शायद अब मेरी पैन बजने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। आखिर क्या हुआ होगा नीचे, जानने के लिए अगले भाग देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे अंदर आगे लिखने का हौसला बना रहे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।